जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी के एजुकेशन हब में। आज हम लोग देखने वाले हैं शीत युद्ध और चीन की क्रांति के बारे में। ये इतिहास का अंतिम क्लास है। इसके बाद जो है अन्य सब्जेक्ट को हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, देखिए शीत युद्ध जो है वह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ। शीत युद्ध जो था उसमें केवल और केवल बातचीत से युद्ध हुआ। ठीक है, जो दो मुख्य राष्ट्र थे जिनके बीच शीत युद्ध हुआ उन्होंने कभी भी आमने सामने से युद्ध नहीं किया। देखिए 1945 के बाद जो है यूएसए ने द्वितीय विश्व युद्ध में जापान को पूरी तरह से हरा दिया, उस निपटा दिया था जापान को। और उसी प्रकार से रसिया जो है उसने जर्मनी को पूरी तरह से निपटा दिया था इंग्लैंड और फ्रांस के पहुंचने से पहले। ठीक है, फ्रांस पर तो कब्जा कर रखा था, तो इंग्लैंड से पहुंचने के पहले रसिया ने उसे निपटा दिया था। ठीक है, तो उसके बाद जो है द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। उसके बाद सबसे बड़ा जो है विवाद ये हुआ कि यूएसए ने बिना किसी को बताया, बिना दुनिया को भी नहीं बताया था, और यहाँ तक कि अपने मित्र राष्ट्रों को इंग्लैंड, फ्रांस, रूस को भी नहीं बताया था, अपने सहयोगियों को, कि वह न्यूक्लियर बम जो है वो बना चुका है, और सीधा जाकर जापान पर गिरा दिया था। तो इस वजह से रूस जो है वो बुरी तरह से नाराज हुआ था इससे, अमेरिका से। और उसके बाद जो है वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई थी कि यूएसए बड़ा है यानी अमेरिका बड़ा है या फिर रसिया बड़ा है। तो ये जो वर्चस्व की लड़ाई थी वह शीत युद्ध का रूप ले गई। ठीक है, शीत युद्ध जो होता है यह केवल बातचीत का युद्ध था, वाक युद्ध था। इसमें कभी भी रसिया और यूएसए आमने सामने से लड़ाइयाँ नहीं लड़े थे, लेकिन पूरे दुनिया में मतलब ये दोनों अपने अपने गुट बनाकर तांडव मचाते थे। जिस प्रकार से रसिया जो है भारत का को सपोर्ट कर देता था, तो यूएसए जो है अमेरिका, वो पाकिस्तान को हथियार दे देता था। दोनों हथियार के सबसे बड़े सप्लायर हैं, और विश्व में वो सबसे मजबूत सेना भी इन्हीं के पास थी। 1960-70 के 80 तक के दशक में जो है रसिया जो है अंतरिक्ष विज्ञान के मामले में यूएसए से बहुत ही अधिक आगे था। सेना के मामले में भी बहुत ज़्यादा आगे था। ये जो रसिया था इसे यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था, जिसे यूनाइटेड यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कहा जाता था। ठीक है, सोवियत संघ के रूप में जाना जाता था। ठीक है, और यूएसए जो है उसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नाम से ही जाना जाता है। रूस जो था वो 15 देशों का एक संघ था, जिसे सोवियत संघ के नाम से जाना जाता है। इतना बड़ा रूस जो अभी दिख रहा है वो उस समय एक कजाकिस्तान, किर्गिस्तान वाला एरिया, यहाँ से जॉर्जिया, आर्मेनिया, ये सब था। ठीक है, और अजरबैजान वाला, और उसके बाद यहाँ से फिर पूरी तरह से ये बेलारूस हो गया, और अभी जो यूक्रेन है वो हो गया, और लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, इतना सब पूरा मतलब एरिया यहाँ से पूरा यहाँ तक ऐसे करके पूरा ये रसिया था। इतना बड़ा पूरा एरिया जो था वह रसिया का था, और यह 15 देशों का एक संघ था। जब ये यूएसएसआर जो है 1991 में 15 देशों में टूट गया, तो इससे शीत युद्ध में यूएसए को मतलब विजित घोषित कर लिया, मतलब मान लिया गया। ठीक है, इस प्रकार से शीत युद्ध समाप्त होगा, क्योंकि 1991 के आते आते बहुत सारे इस पे सैंक्शंस लाद दिए गए थे रसिया पर, और रसिया की आर्थिक स्थिति उतनी ही सुदृढ़ नहीं थी। सब जो देश थे वो विद्रोह भी करने लगे थे, इस वजह से उसे छोड़ना पड़ा। ठीक है, तो रसिया जो है 1991 में 15 देशों में टूट गया। सोवियत रूस जो है वह टूट गया था। तो उसका बाद जो उसका उत्तराधिकार है या प्रतिनिधि है वह रसिया के रूप में आज दिखाई देता है। ठीक है, देखिए फिर चीन की क्रांति देखते हैं। चीन की क्रांति जो है वह चाइना में हुई थी। ठीक है, चीन है तो चाइना से ही होगी। इसका जो प्रारंभ है वह 1911 में हुआ था। 1911 में डॉक्टर सान यान सेन, ठीक है, सान यात सेन जो थे उनके नेतृत्व में शुरू हुआ। चीन में एक वंश था मंचू वंश। मंचू वंश के जो शासक थे उनको बुरी तरह से उखाड़ के फेंक दिया। ठीक है, क्रांति लाई इन्होंने चीन के मंचू वंश के शासन को उखाड़ फेंका था इन्होंने। 1912 में फिर क्योमिंगतान पार्टी का गठन किया। ये जो सान्याल सेन थे इन्होंने क्योमिंगतान नामक पार्टी का गठन किया, और 1927 के आते आते जो है साम्यवादी विचारधारा के जो लोग थे वो इस क्योमिंगतान पार्टी से अलग हो गए। ठीक है, और इस 1928 में फिर अगले साल जो है चीन में गृह युद्ध शुरू हो गया। कम्युनिस्ट लोग जो थे उसका नेतृत्व जो है माओ त्से-तुंग कर रहा था। माओ त्से-तुंग जो है वह बुरी तरह से मतलब सामाजिक क्रांति पर विश्वास रखता था, मार धाड़ पर विश्वास रखता था। यह कहता था कि सामाजिक क्रांति बंदूक की नली से निकलती है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब युद्ध वगैरह की स्थिति 1928 में बन गई। इसका नेतृत्व माओ त्से-तुंग ने किया। यह एक कट्टर कम्युनिस्ट विचारधारा वाला नेता था। ठीक है, इसके दम हेतु चीन में चाई यांग फाइरेक नामक व्यक्ति ने कमांड ब्लू शर्ट आर्मी का निर्माण किया। ठीक है, लेकिन ये कमांड ब्लू शर्ट आर्मी जो था कम्युनिस्ट को हरा नहीं पाया,
और बल्कि इसे भागने की नौबत बन गई। तो ये चीन का जो है रिजर्व बैंक को पूरी तरह से लूट के, सबसे बड़ा बैंक होता है रिजर्व बैंक, ठीक है, चीन का रिजर्व बैंक लूट कर वहाँ से फार्मोसा द्वीप पर जाकर बस गए। छोटा सा द्वीप जो दिख रहा है वह फार्मोसा द्वीप था। बहुत सारे पैसे लेकर फार्मोसा द्वीप पर बस गए। ये फार्मोसा द्वीप आज वर्तमान में जो है किसके नाम से जाना जाता है? ताइवान के नाम से जाना जाता है, ठीक है, वर्तमान नाम इसका ताइवान है। चीन जो है उसे वो ताइवान को मान्यता नहीं देता है। वन चाइना पॉलिसी के अंतर्गत ताइवान को भी अपना राज्य के रूप में मानता है, ठीक है, जबकि ताइवान जो है स्वयं को एक अलग से राष्ट्र देश घोषित कर चुका है, अलग से देश के रूप में विकसित है। इतना छोटा सा बिंदी के समान दिख रहा है, लेकिन इसमें टेक्नोलॉजी और पैसे के मामले में ये बहुत आगे है, ठीक है। चाइना से आगे नहीं है, चाइना बहुत दूसरा, विश्व का दूसरा सबसे ज़्यादा पैसे वाला देश है, मतलब ये, लेकिन G20 में आता है। विश्व के 20 सबसे बड़े देशों के समूह में ये है, आता है, ठीक है। 1 अक्टूबर 1949 को जो है चीन जो है वह गणराज्य घोषित कर देता है स्वयं को, और चीन के गणराज्य घोषित होते ही इसका पहला अध्यक्ष जो है माओ त्से-तुंग बनता है, ठीक है। माओ त्से-तुंग को प्यार से माओ भी कहा जाता है, ठीक है। फिर इसका कहना था कि सामाजिक क्रांति बंदूक की नली से निकलती है। जहाँ अधिक तरह के लोग रहते हैं वहाँ अधिक तरह के विचार भी आते हैं, ठीक है। सामाजिक क्रांति बंदूक की नोक से निकलती है, यानी कि जो क्रांति लाना है, परिवर्तन लाना है, तो बंदूक के नोक पर ही निकलेगी, ऐसा ही इसका कहना था। और इस वजह से चाइना से फिर असम होते होते बंगाल होते हुए बिहार, बंगाल और छत्तीसगढ़ के एरिया में इसके विचारधारा से प्रभावित जो लोग थे वो धीरे धीरे प्रभावित होते होते माओवादी कहलाने लगे, ठीक है। माओवादी को ही आज नक्सलवाद के रूप में हम लोग जानते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, बंगाल का एरिया जो है, असम के एरिया उसमें, और थोड़ा सा आंध्र प्रदेश का भी एरिया जो है, उड़ीसा का थोड़ा सा एरिया थोड़ा थोड़ा मतलब नक्सल प्रभावित है, ठीक है। तो इसी के विचारधारा से ये लोग प्रभावित होते हैं। चीन ने जॉन रे के नेतृत्व में, ठीक है, एक व्यक्ति आया जॉन रे, उसके नेतृत्व में खुले द्वार की नीति को अपनाया और पूरे देश में अपने पूरे देश को, मतलब चाइना को पूरी तरह से विश्व व्यापार के लिए खोल दिया, ठीक है। कि आओ यहाँ पर जितने भी विश्व के जितने भी फैक्ट्रीज वगैरह हैं आज चाइना में बने हुए हैं। क्योंकि चाइना में देखिए, आज हमारे भारत में अगर देखते हैं हम लोग, तो कोई एक व्यक्ति जो होता है वो पेंटिंग भी कर देगा, वही मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक्स का भी काम कर देगा, जो काम करवा दो आप वही काम कर देगा, लेकिन किसी काम में वो एक्सपर्ट नहीं होता है। चाइना में इसके लिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई, वहाँ प्रशिक्षण दिए गए। जो व्यक्ति पोताई कर रहा है, पेंटिंग कर रहा है, वो सिर्फ पेंटिंग ही करेगा। जो व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक्स का काम कर रहा है वो केवल इलेक्ट्रॉनिक्स करेगा, और इतना ज़्यादा मतलब उसमें कुशल हो जाएगा कि उसका मतलब कोई तोड़ नहीं होगा। और इस वजह से चाइना का जो है बहुत ज़्यादा आबादी भी बहुत अधिक था, इस वजह से वहाँ सस्ते मजदूर भी मिल जाते थे। जो बंदूक के नली पर क्रांति की बात करते हैं वो लोग तो सस्ते मजदूर भिड़ाएंगे ही, ठीक है, अत्याचार करके। तो ऐसा ये लोग किया, और ऐसा करने वाला यह पहला कम्युनिस्ट देश बना। और ये चाइना की जो तरक्की है 1980-90 के बाद बहुत ही अधिक होने लगी, और आज यह विश्व का दूसरा सबसे ज़्यादा पैसे वाला देश है। ये था पूरा प्रागैतिहासिक काल से लेकर आधुनिक काल तक, और आधुनिक काल में भी हमने विश्व का इतिहास देख लिया है। इतिहास इस तरह से पूरी तरह समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग कुछ नया सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करेंगे। जियोग्राफी पढ़ाने का सोच रहा हूँ, वही जियोग्राफी ही चलेगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।